नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं इस सारी की उस पहलू पे जिस पहलू पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। और जब भी कोई व्यक्ति उसको अगर पूछो कि भैया आपका नाम एनेक्शल 2 में आया है, तो बोले एनेक्शल 1 में मेरा नाम आया है। तो आज पहले हम ये समझते हैं कि एसआरए के अंदर में एसआरए स्कीम को प्रपोजल की मान्यता के लिए कितने एनेक्शस बनाए जाते हैं, कितने एनेक्सल जो परिशिष्ट कितने बनाए जाते हैं, और परिशिष्ट दो, एक क्या है, दो क्या है, तीन क्या है, चार क्या है, पाँच क्या है और छः क्या है। तो दोस्तों 6 एनेक्सर्स बनाए जाते हैं। कितने? 6। अब ये लोगों को पता ही नहीं है, ये लोगों को पता ही नहीं है। अब प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? एनेक्शर 2, एनेक्शर 1, एनेक्शर 3, एनेक्शर 4 क्या है, इस चीज़ की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत बोले तो बहुत ज़रूरी है। अब इस चीज़ में एनेक्शर 3 है जो कॉन्फिडेंशियल किया गया है। एनेक्शर 3 कॉन्फिडेंशियल किया गया है, लेकिन बाकी एनेक्शर्स ओपन है, आप मांग सकते हैं। क्योंकि ये एनेक्शर्स ये सिद्ध करता है कि इस चीज़ की जो भी आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया है इस तरह के अधिकारियों द्वारा, क्या वो उस एनेक्सर्स की जांच बराबर हुई है, जो कि माननीय हाईकोर्ट ने अपील नंबर 1977/2010 में 23/1/2011 को उसका आदेश दिया था कि जो भी प्रपोजल है उसकी बराबर से स्क्रूटनी की जाए। स्क्रूटनी यानी तहकीकात की जाए कि क्या डेवलपर ने जो भी एनेक्शर 1, एनेक्शर 2, एनेक्शर 3, एनेक्शर 4, एनेक्शर 5 और एनेक्शर 6 में जो बातें उन्होंने सबमिट की है, लिख के दी है, क्या वो सही है। ये बहुत गंभीर विषय है। प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि हमारे यहाँ पे जो भी डेवलपर्स आए, बस गांधी जी को साथ में खड़े करते हैं और प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है। अब उस प्रपोजल के अंदर में बिल्डर की कैपेबिलिटी है या नहीं है, ये सब चीज़ें उस चीज़ में आती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो पूरा नहीं देखते, इसीलिए आपको मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा है। और फिर आप फ़ोन करेंगे, सर मैंने ऐसा किया था फिर भी हुआ नहीं, आपने ऐसा बताया। लेकिन मेरी वो सब्सक्राइबर, जो मेरे दर्शक वो हैं जो मेरी वीडियोस एक बार नहीं 4-4, 5-5 बार, 10-10 बार देखते हैं, वो खुद कहते हैं कि सर आपकी वीडियो हम रिपीट कर करके देखते हैं, जिससे हमको बहुत फ़ायदा हो रहा है। आज हमारे काम तो छोड़िए, हमारे काम तो होने लगी। अधिकारियों में हमारी फेस वैल्यूज तक बन गई है। अधिकारी हमारे पर्सनल नाम से हमें जानने लगे हैं। अब हम दूसरों को भी उनकी जो अधिकार है उनके लिए भी लड़ रहे हैं। तो कारण क्या है? कारण क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। कारण यही है कि आप सोचते हैं कि कोई आएगा आपको न्याय दिलाएगा, कोई आएगा आपको न्याय दिलाएगा। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपकी लड़ाई आपको लड़ना है। यदि आप दूसरे के कंधे पे बंदूक लगा रख के चलाएंगे ना, आप क्या सोचेंगे? कंधा उठका टूटेगा। ठीक है, मान लिया हमने कि कंधा उसका टूटेगा, लेकिन बेनिफिट होगा तो किसको मिलेगा? आपको। कंधा तो उसका है, तो वो अगर बीच में बेनिफिट लेके भाग गया तब क्या करेंगे आप? ऐसा बहुत सारे मैटर्स में देखिए, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आते हैं,
मिलते हैं, बताते हैं क्या है क्या नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके मैटर्स को अपने लेवल पे लड़ाई लड़ते हैं, आपके मैटर को अपने लेवल पे लड़ाई लड़ते हैं। आपका वहाँ पे नामो निशान नहीं है, नाम उनका है। अब मुझे बताइए, वो लड़ाई अगर बीच में छोड़ के निकल लिए तो आप क्या करेंगे? मेरे यहाँ ऐसा नहीं है और मैं ऐसा करता भी नहीं हूँ, ना आज तक कभी किया हूँ। मेरे जितने भी लोग हैं, मैं ये चैनल बनाने के पहले की भी बात कर रहा हूँ, जितने भी लोग हैं उनकी लड़ाई उनको ही लड़ना सिखाया, वो खुद लड़े। मैंने सिर्फ मार्गदर्शन किया, उनके साथ खड़ा रहा और उनका जो भी बेनिफिट मिला उनको ही मिला। लड़ाई भी उनकी थी, नाम भी उनका हुआ, काम भी उनका हुआ। मैं अपने ट्रस्ट के मैटर, मेरा भी ट्रस्ट है, निर्णय वेलफेयर एसोसिएशन मेरा एक ट्रस्ट है, लेकिन मैं कभी भी किसी की भी लड़ाई अपने लेवल पे नहीं लड़ता कि मुझे राजा नहीं बनना है। राजा आपको ही बनना है, आपकी लड़ाई है, आपको लड़ना है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, आज बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को आप समझिए, क्योंकि यहीं से, इसी चीज़ों से पूरे प्रोजेक्ट की अंदर क्या उन्होंने गोलमाल किया है, क्या अधिकारियों ने वहाँ पे चीज़ को स्क्रूटनाइज नहीं की है, ये चीज़ें आपको देखने मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं एनेक्सर 1। अब साथ साथ में हम आपको ये भी बताते हैं कि एनेक्सर 1 की स्क्रूटनी कौन करता है, ये बनाता कौन है और इसकी स्क्रूटनी कौन करता है। तो उस विषय में हम बात करते हैं दोस्तों। एनेक्सर 1 जिसकी स्क्रूटनी करता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। कौन करेगा? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एसआरए। अब आपके दिमाग में आएगा कि एनेक्सर 1 है क्या। तो दोस्तों एनेक्सर 1 का मतलब होता है स्टेटस ऑफ लैंड। जो आपके क्षेत्र हैं उसकी स्थिति क्या है, तो प्रॉपर्टी किसकी है, क्या है, वो सब चीज़ों के बारे में है, जिसके अंदर वहाँ की जो झोपड़पट्टी है, उस झोपड़पट्टी का नाम, उस झोपड़पट्टी का नाम, उसका लोकेशन, म्युनिसिपल वार्ड नंबर और प्रपोज सोसाइटी का नाम और आर्किटेक्ट का नाम, आर्किटेक्ट का फर्म का नाम, उनका टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी, ये एनेक्सर 1 में भरा जाता है। पॉइंट 1 नंबर में क्या आएगा? जो आपका स्लम एरिया है उस एरिया का नाम, लोकेशन, म्युनिसिपल वार्ड नंबर और प्रपोज सोसाइटी का नाम। सेकेंड कॉलम में आएगा आर्किटेक्ट का नाम, आर्किटेक्ट का फर्म का नाम, उसके टेलीफोन नंबर्स और ईमेल एड्रेस। तीसरे में आएगा 4469 MRTP एक्ट 1966 सेक्शन 44/69 में इन्होंने अगर परमिशन के लिए वहाँ डाला है तो एप्लीकेशन, मतलब ये 4469 के अंदर में ये एप्लीकेशन फाइल्स करते हैं कि हमें डेवलपमेंट करना है, तो ये 44 का एप्लीकेशन की कॉपी लगाएंगे। चौथे कॉलम में आएगा सर्वे नंबर, CTS नंबर, फाइनल प्लॉट नंबर, विलेज, गांव कौन सा है, डिवीज़न, रोड का नाम और उसका पिन कोड। अब इसके अंदर विलेज, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ें शायद अधिकारी भी नहीं समझते, अधिकारी भी नहीं समझते। मैं कई जगहों पे बता सकता हूँ कि अधिकारियों ने विलेज का नाम ही चेंज कर दिया है। भी हमारे यहाँ ही है, खोतवाड़ी भीमवाड़ा में एक LOI इशू की गई थी डिजर्वा बिल्डर के नाम पे। वहाँ पे लिखा है मौजे सांता क्रूज। क्या लिखा है दोस्तों? मौजे सांता क्रूज, यानी मौजे मतलब गांव, तालुका विलेपार्ले।
अब इसमें बड़ी बात क्या है, ये आप समझ रहे हैं इसमें बड़ी बात क्या है दोस्तों? बड़ी बात ये है कि सांता क्रूज के नाम से कोई गांव मुंबई में है ही नहीं। विले पार्ले नाम से कोई तालुका है ही नहीं। हम सांता क्रूज में रहते हैं, सांता क्रूज में गांव लगता है विले पार्ले वेस्ट गांव, विले पार्ले पश्चिम गांव, और जो ईस्ट में है विले पार्ले पूर्व गांव, और तालुका हमारी अंधेरी है। अब यहाँ पे ये अधिकारी इतनी बड़ी गलती करते हैं, इनको पता ही नहीं है गांव सांता क्रूज नाम का कोई गांव पूरी मुंबई में नहीं है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड में दिखा सकता हूँ आपको, उनकी LOI के अंदर लिखा हुआ है। तो ये चीज इन सब चीज़ों की स्क्रूटनी करना जरूरी है। अब जो गांव है ही नहीं और दूसरे गांव पे डेवलपमेंट का परमिशन कैसे दे सकते हैं? अब उन्होंने लिखा सांता क्रूज गांव, अब ये विले पार्ले गांव है, तो यहाँ पे आप परमिशन कैसे दे सकते हैं? अब बिल्डर को सांता क्रूज गांव ढूंढना पड़ेगा ना, कहाँ जाना है कहाँ नहीं, ढूंढिए आप सांता क्रूज गांव जो है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें बहुत गलत होती है। BMC के अधिकारी बायोमेट्रिक लगाते सांता क्रूज गांव, अरे सांता क्रूज गांव है ही नहीं है सर, पूरी मुंबई में नहीं है। आप अधिकारी हो, आपको पता नहीं, हम इनोसेंट पर्सन हैं, हमें पता है सांता क्रूज गांव नहीं है, और आप अधिकारी हो गए आपको पता ही नहीं सांता क्रूज गांव है नहीं है। तो आप सिटी सर्वे डिपार्टमेंट से कंसल्ट कीजिए, उसको पूछिए भैया आपका यहाँ का गांव क्या है, तो बताएंगे ना विले पार्ले गांव, विले पार्ले पश्चिम, हमारे गांव का नाम विले पार्ले पश्चिम है। एक्चुअल में गांव तो हमारा विले पार्ले ही है, क्योंकि जब ये चीज़ बनी थी, गांव जब हुआ था तब उसमें हो सकता है रेलवे लाइन नहीं रही होगी। अब इस चीज़ में रेलवे लाइन तो पूर्व पश्चिम, तो उसके फिर डिपार्टमेंट अलग हो गए, तो समझो विले पार्ले वेस्ट गाँव है। लेकिन हमारे यहाँ पे पहले विले पार्ले गाँव, मौजे विले पार्ले लिखा जाता था, और आज भी वही है। अब 5वें पॉइंट में दोस्तों स्टेटस ऑफ स्लम, इसमें पहला नंबर है नोटिफिकेशन नंबर, दूसरा ईयर ऑफ सेंसिस। अब नोटिफिकेशन मतलब इसकी अधिसूचना क्रमांक, ईयर ऑफ सेंसिस का मतलब जनगणना का साल, फिर एरिया ऑफ स्लम डिक्लेरेशन सेंसस स्लम, सी में दिया है एरिया स्लम डिक्लेरेशन सेंसस स्लम। अब ये कॉलम ना, ये कॉलम एकदम गलत बनाया गया है। अब पूछिए क्यों? इन्होंने 5 नंबर पॉइंट पे दिया है स्टेटस ऑफ स्लम, अब इन्होंने लिखा गया है नोटिफिकेशन नंबर, ईयर ऑफ सेंसस स्लम, फिर तीसरे में दिया एरिया ऑफ स्लम डिक्लेरेशन। अब एरिया ऑफ स्लम डिक्लेरेशन का मतलब क्या हो गया? एरिया ऑफ स्लम डिक्लेरेशन का मतलब ही नहीं होता है सेंसस स्लम। भैया सेंसस तो पहले आपने दे दिया ना, ईयर ऑफ सेंसस स्लम। यही गलतियां हैं सरकार की और यही गलतियां हैं डिपार्टमेंट की। अब मैं आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र स्लम एक्ट 1971 सेक्शन 4(1) के अंदर स्लम 3 टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है डिक्लेयर्ड स्लम, एक होता है नोटिफाइड स्लम, तीसरा होता है सेंसस स्लम। सेंसस। अब डिक्लेयर्ड स्लम जो महाराष्ट्र शासन की प्रॉपर्टी है, उसको स्लम डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती कि ऑलरेडी वो डिक्लेयर्ड स्लम होते हैं। और नोटिफाइड स्लम जो अधिसूचना द्वारा किया जाता है, जो नोटिफिकेशन निकाला जाता है वो नोटिफिकेशन अधिसूचना के द्वारा किया जाता है, वो नोटिफाइड स्लम। फिर होता है सेंसस स्लम। अब सेंसस स्लम क्या बताता है कि जनगणना के आधार पे, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, जनगणना के आधार पे कि उस एरिया में जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है, इसके लिए इसको स्लम डिक्लेयर किया गया है, उसको बोलते हैं सेंसस स्लम। अब यहाँ पे बताइए मुझे, अब ये जो 3 पॉइंट दिया है ये गलत नहीं है? इसके अंदर पहला पॉइंट डालना चाहिए था स्टेटस ऑफ स्लम में, ए में डालना चाहिए था वेदर एरिया डिक्लेयर्ड एज अ डिक्लेयर्ड स्लम, यस और नॉट, तो उसके बारे में डिटेल दीजिए। सेकेंड में डालना चाहिए था नोटिफिकेशन नंबर ऑफ नोटिफाइड स्लम, बराबर है। अब नंबर क्या, इनको कॉपी मांगनी चाहिए, नंबर से क्या मतलब, नोटिफिकेशन नंबर कॉपी मांगिए ना। तीसरे में डालना चाहिए था नोटिफिकेशन ऑफ सेंसस स्लम, नोटिफिकेशन ऑफ
नोटिफाई स्लम, ये 3 पॉइंट डालना चाहिए था, इन्होंने यहाँ गलत डाला है, क्योंकि ये सारे के अधिकारियों को पता है नहीं कि स्लम कितने प्रकार के होते हैं। प्रॉब्लम ये है, और उसी चीज के लिए हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई ये अधिकारियों को भी पता नहीं इस्लाम कितने पर। आप किसी अधिकारी को पूछिए ना आईटीआई में कि सर इस्लाम के प्रकार कितने हैं, उसके डिटेल्स दीजिए। अब डिक्लेयर्ड इस्लाम होता है, उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती कि ऑलरेडी डिक्लेयर है और महाराज शासन की प्रॉपर्टी भी डिक्लेयर होती है। अब नोटिफाई इस्लाम में जो एरिया गवर्नमेंट एक्वायर करती है रेगुलेशन के लिए, तो उसको नोटिफाई करना पड़ता है। उसका प्रोसीजर सेक्शन 4(1) के हिसाब से क्लियर करना पड़ता है। सेक्शन 4(1) में दिया गया है कि सेक्शन 4(1) में जब आप नोटिफाई करोगे तो उस एरिया में इंटरेस्टेड और इफेक्टेड पर्सन को, जो व्यक्ति व्यथित है और जो रुचि लेता है, उनको नोटिस इशू करना है, और उसके लिए 30 दिन का समय होता है। और ये पूछना पड़ता है कि आपका जो भी ऑब्जेक्शन सजेशन है हमें पुटअप कीजिए कि एरिया इस्लाम डिक्लेयर क्यों नहीं किया जाए। वहाँ पे जो भी व्यक्ति ऑब्जेक्शन सजेशन पुटअप करेगा उस पर हियरिंग होगी। उस हियरिंग के बाद ही ऑर्डर्स निकाले जाएंगे, फिर उसके पब्लिकेशंस किए जाएंगे, फिर उसको नोटिफाई किया जाएगा। ये प्रोसीजर है सेक्शन 4(1) का। अब ठीक सेंसस स्लम में जनगणना के आधार पे, अब दूसरी जनगणना क्या, अब यहां पे प्रश्न उठता है कि 2000 में 2000 में एक सर्वे किया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा, झोपड़ी गणना 2000 मुहिम। अब तो झोपड़ी गणना कर रहे थे, जनगणना कहाँ हुई। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, 2000 की जो इन्होंने जो ये किया, सर्वे किया, उस पर सेंसस स्लम कर दिया। मैंने हमारी खोतवाड़ी भीमवाड़ी के लिए बहुत फाइट किया, वहां डिक्लेयर हो गया एरिया इस्लाम डिक्लेयर नहीं, आज भी नहीं है, आज भी इस्लाम डिक्लेयर नहीं है। क्योंकि भले आप सेंसस करो, भले आप नोटिफाइड इस्लाम डिक्लेयर को, लेकिन आपको सेक्शन 4 का प्रोसीजर कंप्लीट करना है। देन आफ्टर यू कॉल्ड एज अ स्लम एरिया, अदरवाइज नहीं कर सकते आप, क्योंकि अधिकार है, कानून है। अगर वो कानून अधिकारियों पर लागू होता है तो लोगों के ऊपर भी लागू होता है, लोगों पे लागू होता है तो अधिकारियों पर भी लागू होता है। तो वो करना पड़ेगा क्योंकि कानून में लिखा है। अब दूसरी 6 पॉइंट है डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग हटमेंट डवेलर्स। अब एग्जिस्टिंग हटमेंट डवेलर्स में उसमें एक चीज दिया गया था, एज सबमिटेड बाय डेवलपर सोसाइटी। ठीक है, अब आपको लगता है ठीक है, यहां भी गलत है। एज सबमिटेड बाय द कंपनी अथॉरिटी, क्या करना चाहिए था, कंपनी अथॉरिटी का चाहिए कि भैया वहां पे रेसिडेंशियल कितने हैं, कॉमर्शियल कितने हैं, रेसिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल कितने हैं, वर्कशॉप कितने हैं, फैक्ट्री कितनी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी है, एग्जिस्टिंग एनिमिटी जैसे वेलफेयर सेंटर, हॉल, बालवाड़ी, स्कूल, जिम्नेशियम, रिलीजियस स्ट्रक्चर, ये सब कितने हैं, ये डिटेल्स जो कंपनी अथॉरिटी दी वो डालना चाहिए। अब इन्होंने डाल दिया सोसाइटी और बिल्डर के ऊपर। अब उसके अंदर कम ज्यादा होगा, स्क्रूटनी कैसे करेंगे आप? यहां गलती होती है, यहां गलती की है सरकार ने। अब ये 2 पॉइंट में तो मैंने गलती बता दी है, चलिए 3 पॉइंट को मैं समझा नॉर्मल है, चलिए, लेकिन दोनों पॉइंट में गलती की है। अब 7वां पॉइंट है डीपी रिमार्क रिजर्वेशंस का, वैलिड अप टू डेट। ठीक है, अभी 2034 का है डीपी रिमार्क, तो 2034 तक ही चलने वाला है। वो जब तक रिवाइज नहीं होता तब तक चलेगा, कि 1991 का डीसीआर आपको 2018 तक चला। फिर यही सर्वे रिमार्क, और वहाँ पे सीआरजेड है या नहीं, इस चीज़ का पूरा डिटेल्स। अगर सीआरजेड है तो उधर एमओईएफ का एनओसीज लगेगा। फिर ए मेंटेनेंस रिमार्क फॉर स्टेटस ऑफ रोड, स्टेटस ऑफ रोड एक्सेस इफ रिक्वायर्ड।
अगर वहाँ पे है तो चीज़, तो रोड है तो एई मेंटेनेंस लगेगा। फिर सुपर इम्पोज प्लान, स्लम प्लान, डीपी प्लान, सीटीएस प्लान अलॉन्ग विथ एज स्लम बाउंड्री का जो बाउंड्री डिमार्केशन किया जाता है वो सब डाला जाएगा। फिर उसके बाद 11 नंबर पॉइंट है एमिनिटीज अवेलेबल ऑन द साइट अबिटिंग टू साइट, मतलब जो भी एमिनिटीज है आपकी प्लॉट पे उसके बगल वाले प्लॉट पे है। पहला वाटर सप्लाई, सीवरेज सिस्टम, इलेक्ट्रिक पोल्स, स्ट्रीट लाइट, विड्थ ऑफ एक्सेस रोड टू प्लॉट। अभी रोड का जो भी चौड़ाई है, एक्सेस छूटा हुआ भाग है, चौड़ाई है, वो सब आपको देना है। अब देखिए 11 नंबर प्लॉट, 11 नंबर क्लॉज, ये सारे के खिलाफ ही है। अभी आप मुझे बताइए मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप बताइए ना मैं झूठ बोल रहा हूँ? सर यही चीजें आती है। अब इसके अंदर जो जो एमिनिटीज दी गई है, तो एसआरए का रूल क्या बोलता है? एसआरए का रूल बोलता है कि भाई ये एमिनिटीज अगर नहीं रहेगी तो ही एसआरए होगा। एसआरए उस एरिया के लिए जहाँ एमिनिटीज नहीं है, जहाँ खुली रोशनी नहीं है, नेचुरल हवा नहीं है, धोखादायक स्थिति है, वहाँ के लिए एसआरए बनाया गया 1997 में। ये क्लियर कर इंडिकेट है एसआरए के लॉ के अंदर। जब ये एमिनिटीज है तो एरिया स्लम कैसे डिक्लेयर होगी मुझे बताइए? ये एमिनिटीज नहीं रहेगी तभी तो एरिया स्लम डिक्लेयर होती है। एरिया स्लम का मतलब क्या होता है कि भाई इसलिए स्लम डिक्लेयर किया जाता है गलिच्छ बस्ती, कि जहां सुविधाएं ना हो, जहां सुविधाएं ना पहुंचती हो उस एरिया को स्लम डिक्लेयर करो, ताकि वहां पे सुविधाएं पहुंचाई जाए बाय रिहेबिलिटेशन, क्लियरेंस एंड रिहेबिलिटेशन, जो कि स्लम एक्ट बोलता है, इंप्रूवमेंट क्लियरेंस एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट। तो ये चीज को आपको समझना पड़ेगा यहां पे जो इन्होंने गलतियां की। अब इसके अंदर भर के बिल्डर अगर देता है भैया यहाँ वाटर की पूरी सुविधा है, सीवरेज सिस्टम पूरी सुविधा है, इलेक्ट्रिक पोल्स बराबर जगह जगह पे गली गली में है, विड्थ ऑफ एक्सेस रोड का भी है, तो भाई वो स्लम कैसे हुआ? मतलब ये अधिकारी गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप मुझे बताइए। ये गलत कर रहे हैं ना? यही चीज है, जबरदस्ती का एसआरए थोपा जा रहा है, जबकि सरकार ने और कोर्ट ने बार बार कहा है, नियम भी कह रहा है कि अगर एरिया स्लम डिक्लेयर नहीं है तो वहाँ एसआरए नहीं आएगा। फिर भी एसआरए के अधिकारी सीओ लेके सब जगह एसआरए करके बैठे हैं। जब वो एरिया स्लम डिक्लेयर नहीं है तो वहाँ पे स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी लगती ही नहीं है, अरे स्कीम आती ही नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो क्या इस परफॉर्मा में, ये परफॉर्मा है जो एनेक्चर 1 एक परफॉर्मा है, उस परफॉर्मा में अगर उन्होंने डिटेल दे दिया कि भाई यहाँ पे है, तो क्या उसको रिजेक्ट करेंगे आप? नहीं करेंगे। और क्या उन्होंने गलत दे दिया तो क्या उन पर कार्रवाई करेंगे? नहीं करेंगे। आप निकल के दिए एनेक्चर 1 निकालिए, अपने अपने एरिया का एनेक्शन 1 निकालिए, देखिए इसके अंदर क्या चीज़ दिया है। आपके घरों में हर चीज़ सुविधा है, अपने एरिया में हर चीज़ सुविधा है, लेकिन ये बोलेंगे भैया सुविधा ही नहीं है। तो ये चीज़ सरकार के नियमों का उल्लंघन तो अधिकारी कर रहे हैं। अब 12वें पॉइंट में आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द प्लान शोइंग दैट द स्कीम इज वेरी वाइबल, कि मतलब आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, यहाँ पे स्कीम जरूरी है। फिर मेजर कंसेशंस रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेक द एसआरए स्कीम वाइबल एज पर DCR 91 अटेस्ट हैरविथ, जो भी कंसेशन, मेजर कंसेशन रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेक एसआरए स्कीम वाइबल एज पर DCR 1991, उसके हिसाब से वो जरूरी है। अब यहाँ पे 12वें पॉइंट पे आ जाइए। क्या आज तक किसी आर्किटेक्ट ने लिख के दिया कि नहीं यहाँ पे एसआरए स्कीम करने की जरूरत नहीं है? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, दिया है किसी ने? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कारण क्या? कारण वही कि भैया मैं लिख के दे दूंगा तो भैया मेरी दुकान कैसी चलेगी? हर व्यक्ति अपनी दुकान चला रहा है, सिवाय जो उन झोपड़पट्टी को छोड़ के जो इनोसेंट है, जो जानकारी नहीं है, जिनको कुछ पता नहीं है, तो उनके अलावा सब अपनी दुकान चला रहे, चाहे स्वयं घोषित सोसाइटियां हों, ये सब अपनी दुकान चला रहे हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ ना, आने वाले समय में देखिए, आज तो वीडियोस बहुत लंबी हो रही है, हम एक काम करेंगे, जितने भी जो एनेक्सर्स है
उस एनेक्सर्स को एक एक करके हम बताएंगे, ताकि क्या हो, आप भी उस चीज़ को समझिए, आप भी उस चीज़ को समझिए और यहाँ पे उस बारीकी को भी समझाएंगे कि ये जो सोसाइटी के जो प्रमोटर्स होते हैं ये आपको सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं। आया समझ में? ये राज खुलेगा कहाँ से? एनेक्शर से। अब एनेक्शर 1 2 3 4 5 6 6 एनेक्शर्स होते हैं। अब पहला एनेक्शर आपने सीखा, एनेक्शर 1 का मतलब क्या है? स्टेटस ऑफ लैंड। समझिए दोस्तों, स्टेटस ऑफ लैंड, आपके जो भूखंड की स्थिति क्या है, किसका भूखंड है, बराबर है। अब स्टेटस ये आपको 4 में भी आएगा, 4 में भी स्टेटस ऑफ लैंड है, लेकिन वहां पे उसका मालिक कौन है, बराबर है। अब स्टेटस ऑफ लैंड में एक चीज की और कमी मुझे दिख रही है, क्या आपको नहीं लगता? इन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट भी ये नहीं डाला है कि भैया इस क्षेत्र में, क्षेत्र का कोई वाद कोड में है या नहीं है, क्या उस पर स्टेटस को है या क्या है, उसका डिटेल्स डाला है कहीं पे? पॉइंट नंबर 1 2 12 13 एक भी नहीं है। तो मतलब ये अपन किसका कर रहे, कोड का भी कर रहे हैं अधिकारी, इनका परफॉर्मा ही गलत है। मैंने 3 जगह बता दिया, ये तीनों जगह गलत है। स्लम के मामले में तो एकदम गलत है। इन्होंने को स्लम, जिनको पता ही नहीं स्लम कितने प्रकार, ये खाली नोटिफिकेशन, सेंसस, फिर डिक्लेरेशन। अरे भैया डिक्लेरेशन, एरिया ऑफ स्लम डिक्लेरेशन, सेंसस, स्लम का मीनिंग क्या हुआ? क्या देना है उसमें, क्या देंगे वो? डिक्लेयर्ड स्लम, एरिया ऑफ स्लम डिक्लेरेशन। अरे ईयर ऑफ स्लम डिक्लेरेशन बोलिए, एरिया ऑफ स्लम डिक्लेरेशन क्या होता है? फिर एरिया ऑफ स्लम, सेंसस स्लम, ये क्या होता है? मैं समझा नहीं। आप समझते हो तो मुझे बताइए, आप समझते तो मुझे फिर उसमें उसको नोटिफिकेशन कॉपी मांगी है ना, राजपत्र की कॉपी मांगी है, लेकिन नहीं, यहाँ पे इनको पता ही नहीं है। पहला आता है ए में डिक्लेयर्ड स्लम, बी में आता है नोटिफाइड स्लम, सी में आता है सेंसस स्लम, याद रखिए। और अब आज आपने सीखा एनेक्शर 1, क्या? एनेक्शर 1। अब एनेक्शर 2 के विषय में तो आप सब जानते ही हैं। एनेक्शर 2 होता है लिस्ट ऑफ हडमेंट डोलर, झोपड़ी धारकों की यादी। अब मुझे कमेंट करके बताइए कल, क्या एनेक्शर 2 के बारे में भी क्या वीडियो बनाने की जरूरत है? अगर है तो बता दूंगा कि एनेक्शर 2 के अंदर जो भी एनेक्शर 2 में उनके डिटेल्स होते हैं, क्या उनको देखना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो सब डिटेल्स मैं दूंगा। और अगर जरूरत नहीं रहेगी तो मुझे आप कल कमेंट कीजिए, तो हम एनेक्शर 3 की बात करेंगे। अब मुझे देखना है क्या एनेक्शर 2 क्या है, कैसे बनता है, उसमें क्या कंडीशंस है, ये आप जानना चाहते हैं या नहीं? क्योंकि ये तो आपको पता ही हो कि एनेक्शर 2 की कॉपी आपकी है। तो आप लोग गलती क्या करते हो, आप सिर्फ अपनी कॉपी निकालते हो। एनेक्शर 2 का डिटेल्स चाहिए तो फर्स्ट पेज निकालिए और लास्ट पेज और बीच में से आपका जो पेज है वो निकालिए, तीनों पेज निकालिए। फर्स्ट पेज पे क्या होगा, सोसाइटी का नाम होगा, सीटीएस नंबर होंगे, सब डिटेल्स, एड्रेस होगा। फिर उसके अंदर पॉइंट वाइज, क्लॉज वाइज कंडीशन ये होगा कि भैया क्या क्या चीज़ इसके अंदर है, उसका रिमार्क वगैरह सब लिखा होता है कि भाई क्या चीज़ है। और लास्ट पेज पे आप अगर जाएंगे तो लास्ट पेज में उसका समरी दिया होता है कि भैया यहाँ पे कितने अपार्टमेंट डवेलर्स हैं, कितने रेसिडेंशियल है, कितने कॉमर्शियल है, पात्र कितने हैं, अपात्र कितने हैं, मंदिर कितने हैं, और वेलफेयर सेंटर, ये सब चीज़ों का डिटेल दिया जाता है, एमिनिटीज़ का। तो दोस्तों वीडियोज़ लंबी हो रही है, शायद मुझे लगता है इस चीज़ को यहीं स्टॉप करना चाहिए। अब कल मुझे बताइए क्या एनेक्शर 2 के बारे में वीडियोज़ बनाना ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो मैं आपको बताऊंगा, आपके कमेंट के ऊपर है आपकी राय, नहीं तो फिर हम एनेक्शर 3 की बात करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में। हम इसी तरह इस सारी की हर चीज़ जो बताएंगे, जहाँ अधिकारी गलत है, जहाँ सरकार गलत है, जहाँ डेवलपर गलत है, जहाँ सोसाइटी गलत है या गलत हम हैं, हम सब चीज़ों की बात करेंगे। हम यहाँ पे ये नहीं दिखाएंगे कि
हम ही होशियार नहीं, हमें भी कुछ पता नहीं, हम भी सीख रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी विषय पे अगले सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।